हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 का पहला वीडियो ला रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, जो हमारा पहला आज का टॉपिक है वो क्या है, युग्मक जनन, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। देखिए दोस्तों, ये युग्मक जनन में क्या होता है, यह युग्मक जनन जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है, और इन दोनों प्रकारों में से कोई ना कोई प्रकार जो है पेपर में डेफिनेट आता है। तो इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए जो पहला आज हम इस वीडियो में देखेंगे वो है हमारा क्या, शुक्र जनन की क्रिया देखेंगे आज। देखिए दोस्तों, क्या होता है जो हमारा आज का टॉपिक है, तो सबसे पहले देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए युग्मक जनन क्या होता है दोस्तों, या गैमेटोजेनेसिस। देखिए युग्मकों के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। यानी गैमेट्स के फॉर्मेशन की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, यह जो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है यह कहाँ होती है, बेसिकली दो प्रकार से होगी। यदि शुक्र जनन होगा तो कहाँ होगा, वृषण में होगा, अर्थात पुरुषों में होगा। और यदि ओजेनेसिस होगा या अंड जनन की क्रिया जो होती है वो अंडाशय में होती है, अर्थात ये जननदों में होती है। कहाँ होती है, गोनेड्स में होती है। चाहे वो मेल गोनेड्स हो चाहे फीमेल गोनेड्स हो, ये कहाँ होती है, गोनेड्स में होती है। और ये प्राथमिक जनन कोशिकाएं जो होती है, यदि हम बात करें वृषणों में या अंडाशों में, तो जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती है वो रूपांतरण होकर क्या करती हैं, युग्मकों का निर्माण करती हैं। तो चलिए देख लिया अपने युग्मकों के जो बनने की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। अब चलिए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला है वो क्या है, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए दोस्तों, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। देखिए दोस्तों, वृषणों में शुक्राणुओं के बनने की जो क्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि वृषणों में क्या होता है, या टेस्टेज में क्या होता है, शुक्राणुओं के बनने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, या स्पर्म के बनने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए यह क्रिया कहाँ होती है, तो हमने बता चुका आपको कि यह क्रिया कहाँ होती है, वृषण में होती है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे, यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो यह वृषण में या टेस्टेज में संपन्न होती है। अब देखिए इसके बाद क्या है, शुक्राणु वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में बनते हैं। और ये जो शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, ये शुक्राणु जो बनते हैं ये कहाँ बनते हैं, तो ये वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में बनते हैं या सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। कहाँ बनते हैं दोस्तों, ये सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में या शुक्र जनन नलिकाओं में बनते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है, यह जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है दोस्तों, यह किशोरावस्था या यौवनावस्था से होने लगती है। क्या कहा दोस्तों हमने, किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था के बाद क्या आती है, यौवनावस्था आती है, जिसको हम प्योरिटी एज भी कहते हैं। तो जैसे ही किशोरावस्था से यौवनावस्था में आदमी आता है वैसे ही क्या होता है, शुक्र जनन की क्रिया क्या होती है, स्टार्ट होने लगती है। और क्यों स्टार्ट होने लगती है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आदमी किशोरावस्था से यौवनावस्था में आता है क्या होता है, इस दौरान गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, जिसको हम GnRH यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। तो देखिए ये जो गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स होता है इसका स्त्रावण काफी मात्रा में होने लगता है। तो इस कारण से क्या होता है, शुक्र जनन की कोशिकाएं क्या होती है, स्टार्ट होने लगती है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या है, जो हमारी शुक्र जनन की कोशिकाएं, शुक्र जनन की क्रिया है, यह बेसिकली जो है दो भागों में पूरी होती है। कितने भागों में, दो भागों में या दो चरणों में पूरी होती है। देखिए शुक्राणु जनन, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है वो दो चरणों में होती है। तो पहला हमारा क्या है, पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा। देखिए पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटेड का फॉर्मेशन। तो पहला क्या होगा, पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण। और जो दूसरा चरण है उसमें क्या होगा, शुक्राणुओं का कायांतरण होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु कायांतरण बोलते हैं। तो इन दोनों क्रिया को हम आगे, इन दोनों चरणों को हम पढ़ेंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा, अब देखिए क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो हमारा पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा उसमें तीन व्यवस्थाएं शामिल है। देखिए जो हमारा शुक्र जनन की क्रिया तो दो चरणों में पूरी होगी। अब देखिए पहला चरण क्या है, पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण, और दूसरा क्या था, शुक्र कायांतरण या शुक्राणु कायांतरण, जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो अब देखिए ये जो हमारा पहला प्रकार है, पहला चरण है पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण। तो पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण भी अब कितनी प्रवस्थाओं में होगा, तीन प्रवस्थाओं में होगा। तो पहली प्रवस्था क्या होती है, गुणन प्रवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं या गुणन प्रवस्था। देखिए दूसरा जो हमारा है वो है वृद्धि प्रवस्था या ग्रोथ फेज। क्या कहा दोस्तों हमने, वृद्धि प्रवस्था या ग्रोथ फेज। और जो तीसरी अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, परिपक्वन प्रवस्था या मैचुरेशन फेज। क्या कहा दोस्तों हमने, परिपक्वन प्रवस्था या मैचुरेशन फेज।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा शुक्र जनन की क्रिया है ये यहाँ पास से स्टार्ट हो रही है। देखिए सबसे पहले क्या होता है इसमें कि हमारे पास एक द्विगुणित कोशिका है। देखिए द्विगुणित जो कोशिका है ये कहाँ है, वृषण की सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और ये देखिए क्या होती है, ये कोशिका को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आदि जनन कोशिका, या इसको इंग्लिश में हम प्रिमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। तो देखिए वृषण में जो पहली प्रिमोर्डियल जर्म सेल होती है, ये क्या होती है, जैसे ही ये सेल होती है इसमें क्या होती है, पहली प्रवस्था स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए पहली प्रवस्था जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, गुणन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणन प्रवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। तो देखिए जैसे ही ये फेज स्टार्ट होगी इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या क्या होता है दोस्तों, गुणन प्रवस्था जैसे ही स्टार्ट होगी तो ये प्राथमिक आदि जनन जो कोशिका होगी इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन क्या होता है दोस्तों, समान प्रकार से विभाजन होगा। अर्थात जो 1 से 2 कोशिकाएं बनेगी, 2 से 4 कोशिकाएं बनेगी, 4 से 8 कोशिकाएं बनेगी। तो यहाँ पे आप देखिए समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे देखिए इस प्राथमिक आदि जनन कोशिका से दो कोशिकाएं बन रही है। अब इस 2 कोशिकाएं जो बनी है देख सकते हो आप, इनमें यदि गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो इनमें भी कितनी होगी, गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी दोनों में, क्योंकि हमको मालूम है कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या में चेंजेस नहीं आते हैं। अब देखिए, अब ये जो 2 कोशिकाएं बनी है ये पुनः समसूत्री विभाजन करेगी और 2 से यहाँ पे क्या बन गई, 4 कोशिकाएं बन गई। जो चारों कोशिकाएं बनी है ना, तो ये भी कैसी हैं, डिप्लॉइड हैं, अर्थात द्विगुणित हैं। इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या है, बराबर है। अब देखिए ये जो चारों कोशिकाएं बनी है तो ये इन चारों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, या इसको हम बोलें शुक्रजन कोशिकाएं। तो देखिए शुक्रजन कोशिकाएं यहाँ पे बन चुकी है और शुक्रजन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब चलिए, अब जैसे ही यहाँ पास ये जो हमारी शुक्रजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया बन चुकी है, इसके बाद क्या होता है, दूसरी प्रवस्था जो हमारी होती है वो ग्रोथ फेज कहलाती है, वृद्धि प्रवस्था। तो देखिए जैसे ये शुक्रजन कोशिकाएं वृद्धि प्रवस्था में प्रवेश करेंगी तो वृद्धि प्रवस्था में क्या होता है कि ये जो शुक्रजन कोशिकाएं होती है ये पोषण या भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके ये क्या करेंगी, अपने आकार में क्या कर लेती हैं, वृद्धि कर लेती हैं। अब देखिए जब ये अपने आकार में वृद्धि कर लेती है तो यहाँ पास देखिए हमने जो ये कोशिका बना रखी है, ये हमने इसको बड़े से दर्शा रखा है। अर्थात ये कोशिका क्या करती है, आकार में वृद्धि कर लेती है अपनी वृद्धि प्रवस्था के परिणाम स्वरूप। और जब वृद्धि कर लेती है और ये, तो इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहते हैं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब देखिए, अब जब ग्रोथ फेज हो गई तो यहाँ पे क्या हो गई, कोशिका में वृद्धि हो गई। अब कोशिका में जैसे ही वृद्धि हो गई तो इसके बाद क्या होता है, परिपक्वन प्रवस्था स्टार्ट हो जाती है। तो परिपक्वन प्रवस्था या मैचुरेशन फेज में क्या होता है, इसमें 2 प्रकार का विभाजन होता है। क्या होता है दोस्तों, 2 प्रकार से विभाजन होगा। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है या मियोसिस होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन इसमें क्या होगा, 2 प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो दोनों जो अर्धसूत्री विभाजन होगा दोस्तों, तो पहला क्या होगा, पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जब फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे देखिए जो पहला अर्धसूत्री विभाजन है इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, ये जो 2 कोशिकाएं बन रही है, इस कोशिका से ये जो 2 कोशिकाएं बन रही है ये कैसी है, अगुणित है। और यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ फेज के परिणाम स्वरूप जो हमारी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनी है ये कैसी है, द्विगुणित है, अर्थात डिप्लॉइड है। तो हमको मालूम है कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती है, यदि एक कोशिका से दूसरी 2 कोशिकाएं बन रही है तो वो कैसी होगी, संख्या में आधी रह जाएंगी। अर्थात यहाँ पे द्विगुणित है तो ये जो कोशिकाएं बनी है ये कैसी हो गई है, अगुणित बनी है। अर्थात यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए हमारे पास 46 गुणसूत्र हैं तो इससे जो 2 कोशिकाएं बनेगी तो 23 इसके पास बचेंगे और 23 गुणसूत्र इस कोशिका में बचेंगे। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, ये जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से जो 2 कोशिकाएं बनी तो इन कोशिकाओं को अब हम क्या कहते हैं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो 2 कोशिकाएं बनी हैं, 1 और 2, ये जो दोनों कोशिकाएं बनी है, अब इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, ये कैसी है, हैप्लॉइड है, अर्थात अगुणित है। तो इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या होता है, अब इसमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो दोस्तों हमको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो हमारा दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्थात जैसे कोशिका के में हमने क्या देखा था कि गुणसूत्रों की संख्या में चेंजेस नहीं होते हैं, समसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या में चेंजेस नहीं आते हैं, है ना।
तो उसी प्रकार जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होता है। क्या कहा दोस्तों हमने, बिल्कुल एकदम समसूत्री विभाजन के समान होता है। तो यहाँ पे देखिए अब जो ये दो कोशिकाएं हैं ये कैसी है, हेप्लॉइड है, और इस हेप्लॉइड या अगुणित कोशिकाओं से देखिए यहाँ पर दो कोशिकाओं से क्या है, चार कोशिकाएं ये जो बन रही है, 1 2 3 4, ये जो चारों कोशिकाएं अब बन रही है ये कैसी है, आप देख सकते हो हेप्लॉइड ही है, अर्थात इनके गुणसूत्रों में चेंजेस नहीं हुए हैं। और द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो हमारी चारों कोशिकाएं बन गई है इसी को हम क्या कहते हैं, शुक्राणुपूर्व या स्पर्मेटिड कहलाती है। ये चारों कोशिकाएं क्या कहलाती है, स्पर्मेटिड कहलाती है या शुक्राणुपूर्व। तो हमने क्या कहा था कि जो शुक्राणुपूर्व की क्रिया है तो वो 3 प्रवस्थाओं में पूरी होती है। पहला क्या है, गुणन प्रवस्था। अब गुणन प्रवस्था में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया या शुक्रजन कोशिकाएं बनती है। और उसके बाद क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया बनती है उसमें द्वितीयक प्रवस्था जो होती है वृद्धि प्रवस्था होती है। अब वृद्धि प्रवस्था के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया वो वृद्धि करके क्या बनाएगी, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनाएगी या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही वृद्धि प्रवस्था के बाद जो हमारी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यह कैसे परिपक्वन प्रवस्था में प्रवेश करती है या मैचुरेशन फेज में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, इसमें 2 प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पहला जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 2 हेप्लॉइड कोशिकाएं बन जाती है। यानी यहाँ पे ये 2 द्विगुणित कोशिका है, इससे क्या होता है 2 हेप्लॉइड कोशिकाएं बन गई। अब देखिए इसके बाद ये जो दोनों हेप्लॉइड कोशिकाएं बनी है या अगुणित कोशिकाएं बनी है इनको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब देखिए अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कोशिकाएं हैं या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है इनमें पुनः अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, तो हमने क्या बताया कि जो दूसरा अर्धसूत्री विभाजन है वो बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होता है, अर्थात वहां पे गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। तो यहाँ पर यदि गुणसूत्रों की संख्या 23 है तो इससे जो दोनों कोशिकाएं बन रही है ये भी कैसी है, इनमें भी गुणसूत्र 23 हैं और इसमें भी गुणसूत्र 23 हैं, तो इनमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। अब देखिए तो जब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है इनसे कितनी बन गई, 1 2 3 4, इससे जो है तो 4 शुक्राणु पूर्व बन गए या स्पर्मेटिड बन गए। अब देखिए यही जो शुक्राणु पूर्व हैं तो या स्पर्मेटिड हैं ये कैसे होते हैं, अगतिशील होते हैं, अर्थात इनमें गति नहीं होती है। और ये कैसे होते हैं, भारी होते हैं या हैवी होते हैं। अब देखिए शुक्राणु पूर्व तो हमारा बन गया, तो हमने आपको क्या कहा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है तो वो 2 चरणों में पूरी होती है। एक तो होता है शुक्राणु पूर्व और दूसरा क्या होता है, शुक्र कायांतरण या शुक्राणु कायांतरण। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास शुक्राणु पूर्व तो बन गया है। अब देखिए शुक्राणु पूर्व क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बहुत सारे चेंजेस के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं कि यहाँ पे शुक्र कायांतरण होता है और शुक्र कायांतरण के परिणाम स्वरूप यह स्पर्मियोजेनेसिस होता है। तो शुक्र कायांतरण जब हो जाता है तो इससे क्या होता है कि लास्ट में जो है तो इससे इन चारों कोशिकाओं से शुक्राणु पूर्व से क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शुक्राणु पूर्व से शुक्राणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, शुक्राणु कायांतरण कहलाता है। क्या कहा दोस्तों हमने कि शुक्राणु पूर्व से, अर्थात ये क्या बने हैं, चारों कोशिकाएं शुक्राणु पूर्व हैं। अब इन शुक्राणु पूर्वों से शुक्राणु का निर्माण या स्पर्म का निर्माण होना क्या कहलाता है, शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और ये जो स्पर्म बने हैं दोस्तों ये कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं और कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। तो क्या चेंजेस हो गए यहाँ पे क्या था कि शुक्राणु पूर्व में जो हमारा स्पर्म था वो कैसे थे, शुक्राणु पूर्व में जो था अगतिशील था और कैसा था, हैवी था यानी भारी था। अब इसके बाद देखिए जो शुक्राणु कायांतरण के परिणाम स्वरूप जो स्पर्म बने हैं वो कैसे हैं, गतिशील हैं और कैसे हैं, हल्के होते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, अब हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि जो हमारी शुक्र जनन की क्रिया है ये स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, यह कितने चरणों में पूरी होती है, 2 चरणों में। तो पहला चरण क्या था हमारा, शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड का निर्माण। तो हमने शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड का निर्माण 3 प्रवस्थाओं में देखा। पहली थी गुणन प्रवस्था, दूसरा था हमारा वृद्धि प्रवस्था और तीसरा हमारा था क्या, परिपक्वन प्रवस्था। अब देखिए इसके बाद क्या हो गया, जब शुक्राणु पूर्व हमारे बन गए तो शुक्राणु पूर्वों से शुक्राणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है या द्वितीय या क्या कहलाता है, या शुक्र कायांतरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ गया होगा।
अब देखिए इस स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया में जो हार्मोन्सों का इफेक्ट होता है, यानी हार्मोनल प्रभाव होता है, वो कैसे होता है, तो आइए हम आपको वो बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी शुक्र जनन की क्रिया है, तो इसमें हार्मोनल इफेक्ट क्या होता है, हार्मोन्स प्रभाव क्या होता है। देखिए जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, क्या होता है दोस्तों, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो सबसे पहले क्या करता है, एक हार्मोन्स रिलीज करता है। उस हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, GnRH। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। तो देखिए ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स को क्या करता है, जब रिलीज करता है, तो ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, पीयूष ग्रंथि जो होती है, तो उसके अग्रपिंड को क्या करते हैं, उद्दीपित कर देते हैं। यानी ये क्या करते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित कर देता है। कौन, ये हमारा जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स है। अब देखिए ये जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स है, ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को क्या कर दिया, उद्दीपित कर दिया। अब देखिए अग्र पीयूष ग्रंथि जो उद्दीपित हो गई है, ये उद्दीपित होने के बाद दो हार्मोन्स रिलीज करती है। कौन कौन से दो हार्मोन्स, एक तो होता है हमारा LH हार्मोन्स और दूसरा होता है हमारा FSH हार्मोन्स। यानी पहला जो हमारा होता है वो क्या है, लेक्टिनाइजिंग हार्मोन्स, और दूसरा जो होता है वो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। अब देखिए ये जो हमारा, अब हम पहले में देखते हैं, ये जो हमारा लेक्टिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, ये आगे चल के क्या करता है, ये लीडिंग सेल्स को उद्दीपित करता है। तो हमको मालूम है कि वृषण में क्या होती है, लीडिंग सेल्स होती है। तो वृषण में हमारी जो लीडिंग सेल्स होती है वो आगे चल के क्या करती है, एक हार्मोन्स को रिलीज करती है। उस हार्मोन्स का नाम क्या है, एंड्रोजेन। तो देखिए ये जो एंड्रोजेन हार्मोन्स को रिलीज करती है, तो ये एंड्रोजेन हार्मोन्स क्या होता है, नर सेक्स हार्मोन्स होता है या मेल सेक्स हार्मोन्स होता है। और यही जो एंड्रोजेन हार्मोन्स है, यही क्या करता है, शुक्र जनन की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब इसके बाद देखिए ये जो हमारा दूसरा हार्मोन्स है, FSH, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। तो ये देखिए जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, ये क्या करता है, ये वृषण की सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीपित करता है। अब वृषण में क्या होता है, दो प्रकार की कोशिकाएं, पहली जो होती है लीडिंग सेल होती है, और दूसरी जो कोशिका है वो है क्या, सर्टोली सेल होती है या सर्टोली कोशिका। अब ये जो सर्टोली कोशिका होती है, ये कई सारे कारकों का स्त्रवण करती है। अब जब ये कई सारे कारकों का स्त्रवण करती है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है, शुक्र कायांतरण को क्या करती है, विमोचित करती है, अर्थात शुक्र कायांतरण की क्रिया को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, जो शुक्र जनन की क्रिया है या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है, इसमें क्या होता है, हार्मोनल कंट्रोल होता है या हार्मोनल इफेक्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।